कमलेश आहूजा आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने क्लियर किया था कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए देते हैं वाई एल्काइल हैलाइड अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लियर किया था कि जो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, हेलोजन में -I इंडक्टिव इफेक्ट है, हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला है, -I इफेक्ट है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये जो अल्फा कार्बन होता है, ये जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन का मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन बॉन्डेड होता है उस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है एक तरह से। तो यहाँ पर इस कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करके, न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करके और वो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हो जाता है और X- लीव कर जाता है। तो यहाँ जो ये अल्फा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब ये होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब ये होता है कि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उस कार्बन को हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलेंगे। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उन्हीं कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उन्हीं कार्बन पर अटैक करेगा जो थोड़े इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस हेलोजन की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एल्काइल हैलाइड का अल्फा कार्बन का मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन बॉन्डेड है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का अल्फा कार्बन टारगेट कार्बन है न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल का टारगेट क्या होता है एल्काइल हैलाइड में? अल्फा कार्बन इज द टारगेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, RF, RCl, RBr और RI। तो RF एल्काइल फ्लोराइड सबसे लेस रिएक्टिव है क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। मैंने हमेशा बताया है कि फ्लोरीन जब भी किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो एल्काइल फ्लोराइड लेस रिएक्टिव है और RF में जो F है वो एज ए F- हार्डली लीव करेगा। और RI में एल्काइल आयोडाइड में आयोडाइड है, आयोडाइड का साइज बड़ा है, तो आयोडीन एटम का साइज बड़ा है और आयोडीन एटम का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, वो किसी भी एलिमेंट से जब बॉन्ड बनाएगा तो वो वीक बॉन्ड बनाएगा। तो एल्काइल आयोडाइड में जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो वीक है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला है। तो एल्काइल आयोडाइड में जो एल्काइल आयोडाइड में जो ये आयोडीन है वो एज अ आयोडाइड इजीली लीव करेगा ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया था मैंने SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में मैंने क्लियर किया था कि ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का जब मैंने एक्वस केओस से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो ये SN1 पाथ यूज कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म है। और इसकी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, इसकी फर्स्ट स्टेप इसका जो स्लो स्टेप था जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, यानी वो हिल पे चढ़ने वाला, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये एक तरह से धीरे धीरे हिल पे चढ़ रहा है, मतलब स्लो स्टेप है इसकी। और इनिशियल फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और क्लोराइड आयन, दिस इज Cl- एज ए लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत स्लो, फर्स्ट स्टेप के अंदर बहुत स्लो कार्बोकेटाइन बनता है और जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बनता है तो ये इमीडिएटली, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल इस पे बहुत फास्ट अटैक करता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है और टर्शियरी अल्कोहल यानी प्रोडक्ट दे देता है। तो इसकी स्लो स्टेप में
एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्काइल हैलाइड की नेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये वन ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न तो ऑर्डर में पार्टिसिपेट करेगा और न ही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, बस उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये वन ऑर्डर रिएक्शन है, टू स्टेप मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन गया, इसलिए इस SN1 मैकेनिज्म को हम कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये सारा पॉइंट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मैंने शॉर्ट समअप अभी आपको दिया, ठीक है। और जो फास्ट स्टेप है वो वैसे ही है, मैंने बताया ना कि कार्बन, इसका एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ट्रेवल कर रहे हैं, अब आप जब ट्रेवलिंग में हैं और बस पूरी तरह से भरी हुई है, एक भी सीट खाली नहीं है और 8-10 जने खड़े हैं, तो हमेशा सीट की तरफ ही उनकी नज़र रहेगी। तो कोई स्टॉपेज जैसे आता है तो कोई पैसेंजर, बैठा हुआ पैसेंजर जिसको सीट मिली हुई है, वो अगर रेडी हो रहा है, जैसे स्टॉपेज उसका आने वाला है, तो आप बिल्कुल उस सीट पर नज़र रखते हैं, और जैसे ही वो उठता है तो आप तेजी से जाके बैठ जाते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि लोग आसपास वाले क्या कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है फास्ट स्टेप बेटा, कि सीट खाली हुई और आप तेजी से जाके उस पर बैठ गए। तो यहाँ पर भी क्या होता है, SN1 में धीरे धीरे कार्बोनियम आयन बनता है, वो पैसेंजर तो आराम से धीरे धीरे उठेगा, लेकिन जिस स्पीड से वो उठा है, अगर उस स्पीड से आप उस सीट पर बैठेंगे तो नहीं बैठ पाएंगे, तब तक तो दूसरा कोई बैठ जाएगा। तो स्लो स्टेप में तो क्या होता है, धीरे धीरे कार्बोनियम आयन बनता है SN1 में, और जैसे ही कार्बोनियम आयन बनता है तो इमीडिएटली तेजी से OH माइनस आयन मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और कार्बोकेटाइन को स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म, आज डिस्कस कर रहे हैं हम SN2 मैकेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा न्यूक्लियोफिलिक्स, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर, तो लास्ट क्लास में मैंने यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, और उसकी यूनिमोलिकुलर के इसलिए रहे थे कि उसके स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड था, सिंगल स्पीशीज थी, सेकंड स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में थी। यहां पर क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म देखो, SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप होता है, जनरली ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देते हैं। अब आप देखो, जैसे ये इसमें जो एग्जांपल है वो है RCS2Cl, RCS2Cl, RCS2Cl एक्वस KOH, तो RCS2OH प्लस KCl, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, देखो SN2 मैकेनिज्म में यहां पर अगर हम ये देखें तो ये हमारा टारगेट कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहां पर कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये हमारा टारगेट कार्बन अल्फा कार्बन। अब यहां पर ये क्या होता है, यहां पर जो ये OH माइनस आयन होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आयनाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बाद में अभी डिस्कस करेंगे, आज ही क्लास में शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैकेनिज्म देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये OH माइनस आयन बेक अटैक करता है, बेक अटैक करता है। कौन सा अटैक करता है, बेक अटैक, दिस अटैक इज कॉल्ड बेक अटैक। तो यहां पर ये बेक अटैक हो रहा है, बेक, और इसको रियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। बेक अटैक और रियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेक अटैक और रियर अटैक ऑफ OH माइनस है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पे बेक अटैक करता है, तो ये हो गई हमारी इसकी स्लो स्टेप है ये, और यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, एक बार लिख लूं मैं। तो यहां पर ये ध्यान रखो कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से जुड़ा हुआ है उस साइड से यहां पर अटैक नहीं होता है, उस साइड से यहां पर अटैक
नहीं होता है। क्लोरीन जिस तरफ जुड़ा हुआ है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पर पीठ पर अटैक होता है। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कोई पीछे से अटैक कर दे, उस तरह से। तो ये हो गया बेटा। और अब यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया ओच, और ये कार्बन। H और ये Cl माइनस। ये इसका स्लो स्टेप है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी खर्च होगा। ये इसका फास्ट स्टेप है जो कि इमीडिएटली हो जाएगा। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। दिस इंटरमीडिएट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये ओच मैंने साइड ने पीछे अटैक किया और ओच मैंने साइड ने बैक और रियर अटैक किया और ये इंटरमीडिएट बन गई ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले तो मैकेनिज्म समझो। देखो मैं बार बार कहता हूं जो स्टूडेंट पेशेंस रखते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, और जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्या लिख दिया सर ने, ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। नहीं, पहले उन चीजों को एक बार आप देख लो, नजर के सामने से गुजार लो, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो और उसको माइंड में सेट कर दो। फिर धीरे धीरे मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं, तो उससे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो क्या हुआ, पहले तो इसका मैंने स्टेप बताया कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया। क्यों किया ये बात की बात है, किस कंडीशन में होगा ये बात की बात है। पहले पाथ समझना है। हमारे दो पाथ थे, SN1 पाथ लास्ट क्लास में हो गया। SN2 में क्या हुआ, ये वाला बैक अटैक हो रहा है। अब यहां पर SN2 वो एल्काइल हैलाइड देंगे जो SN2 वो एल्काइल हैलाइड देंगे, SN2 given by those alkyl halide which do not ionized। वो आयोनाइज होते ही नहीं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड दो तरह के होंगे, आयनाइजेबल और अनआयनाइजेबल। तो जो आयनाइजेबल एल्काइल हैलाइड होंगे वो तो SN1 देंगे। जो अनआयनाइजेबल जैसे यहां पर ये है, आयनाइज नहीं हो रहा है, तो ये अनआयनाइजेबल एल्काइल हैलाइड हो गया। तो अनआयनाइजेबल एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देंगे। फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल को जबरदस्ती अटैक करना पड़ेगा। अब ये क्रॉस क्वेश्चन मत माइंड में लाओ कि सर कौन से आयोनाइज एल्काइल हैलाइड होंगे और कौन से अनआयनाइज एल्काइल हैलाइड होंगे। सर ये हमारे माइंड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आना चाहिए, लेकिन अभी उसको साइड में रखो। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, हर चीज स्टेप वाइज ही डिस्कस होती है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले तो जो आयनाइजेबल एल्काइल हैलाइड है वो SN1 देंगे, और जो अनआयनाइज जो नहीं होते आयनाइज वो देंगे SN2। यानी ये रिएक्शन जबरदस्ती होने वाली है। मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था बस वाला। SN1 में तो क्या हुआ था, बस पूरी तरह से भरी हुई थी, 8-10 जो पैसेंजर थे वो खड़े। होता क्या है, जैसे ही कोई स्टॉपेज आता है तो आप देखते हैं कि एक पैसेंजर है वो रेडी होना स्टार्ट हुआ है, वो अपना सामान वापस रीपैक कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सेट कर रहा है। तो आप समझ जाते हो कि ये जा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो जैसे ही स्टॉपेज पे गाड़ी रुकती है या रुकने वाली होती है, वो उस सीट से खड़ा हो जाता है और आगे मूव कर जाता है बाहर निकलने के लिए, और आप तेजी से बैठ जाते हैं। दिस रिएक्शन इज SN1। SN2 क्या है कि आप थक गए, परेशान हो गए, लेकिन कोई भी लगातार स्टॉपेज तो आते जा रहे हैं, कोई भी पैसेंजर सीट वेकेंट कर ही नहीं रहा है, उतर ही नहीं रहा है, शायद सबको फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है। अब आप परेशान हो रहे हैं, तो अब उस केस में क्या करेंगे, जब आप बहुत थक जाते हैं तो क्या होता है, मतलब एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, तो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे पहले।
तो उसके अगर वो पर्सन गुड पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा आपको अपनी सीट पे थोड़ी सी जगह दे देगा, पूरी नहीं। 75% सीट पे तो वो खुद ही बैठा रहेगा, 80% सीट पे तो खुद ही बैठा रहेगा, आपको थोड़ा सा पोर्शन दे देगा। आप थोड़ा सा यूं लटक के और थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के उसके ऊपर बैठोगे। अब आप ठीक नहीं हो। आपने क्या किया, अब धीरे 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 बस जैसे जैसे चल रही है तो थोड़े झटके लगते हैं, तो आप धीरे धीरे खिसका के 20% की जगह आपने अपनी सीट 25% ऑक्यूपाई कर ली। आपकी नहीं थी, उसकी थी। फिर धीरे 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 और खिसकाते गए और मौका लगा तो उसको धक्का दे दिया आपने। पहले तो क्या किया, उससे रिक्वेस्ट की, उसने आपको 10, 15%, 20% सीट की थोड़ा सा पोजीशन दे दिया, आप बैठ गए। अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उसको खिसकाते जा रहे हो, फोर्स करते लगा रहे हो, धक्का देते जा रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, तो वो बेचारा थोड़ा सा और खिसक गया, आपके पास 25% आ गई, आपके पास 30% सीट आ गई, धीरे धीरे 50% सीट आ गई, फिर आप 50% से भी ऊपर आगे बढ़ गए और फिर मौका दे के जोर से उसको धक्का दे दिया, वो बेचारा गिर गया और आप बैठ गए। दिस इज SN2 मैकेनिज्म, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैकेनिज्म समझो बेटा। ठीक है, तो अब SN2 मैकेनिज्म में यह है कि मैंने इसका एक एग्जांपल बना रखा है, आप देखो कि ये हमारे पास ये कार्बन है मेरे पास, दिस इज कार्बन। ठीक है, ये जो मेरा पेन है ये कार्बन है बेटा, और ये जो है ये क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है, और जो मैंने पकड़ रखी है रिफिल ये बॉन्ड है। तो आप देखो, बोर्ड पे ध्यान देना या मेरी तरफ देखो बेटा। अब क्या हो गया, यहां पर ये तो हो गया कार्बन, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये जो चमकीली दिख रही है ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन एटम है आगे, और ये क्लोरीन और कार्बन का ये बॉन्ड पेयर है, ये वाला ये बॉन्ड है। ठीक है, बाकी एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, उसको अंडरस्टूड रखो, वो है। ठीक है, अब क्योंकि अपना अब ये बॉन्ड इस तरह से थोड़ा सा खिसका हुआ होगा, पार्शियली डिस्प्लेस्ड होगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देखो मैंने थोड़ा खिसका हुआ रखा है। तो जिसको मैंने पकड़ रखा है वो है अल्फा कार्बन, ये है क्लोरीन, और इस अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये खिसका हुआ बॉन्ड है। अब क्या हो गया, अब ये इसको हमने क्या किया, एक्वस KOH में डाल दिया। ये एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड को मैंने किस में डाल दिया, एक्वस KOH में डाल दिया। लेकिन ये अंदर जाके डिसॉल्व हो गया, स्प्रेड हो गया, पर आयोनाइज नहीं हो रहा है। और जब अंदर ये गया तो OH माइनस आयन खुश हो गया कि इस क्लोरीन को मैं, अभी ये क्लोरीन यहां से हट जाएगी और क्लोरीन की जगह में बैठ जाऊंगा। जैसे कोई स्टॉपेज आ रहा है और आप देख रहे हो अभी एक आधा पैसेंजर उतरेगा, उसकी जगह में बैठ जाऊंगा इस होप के साथ, पर कोई उतर ही नहीं रहा है वहां पर पैसेंजर। उसी तरह से यहां पर भी क्लोरीन आयोनाइज ही नहीं हो रही है, निकल ही नहीं रही है, अलग ही नहीं हो रही है। आप परेशान, यानी न्यूक्लियोफाइल परेशान। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, बार बार इसके चारों तरफ घूमते हुए पूरी नजर बना के रखा है। फिर इसका पेशेंस ब्रेक हुआ, इसने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर पीछे से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है, इससे ये हल्का सा अट्रैक्ट हो गया, रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा देखो बैठ गया। ओह, वापस देखते हैं। ऐसा भी होता है बेटा कि आप बैठेंगे और आप जैसे बैठेंगे तो बोलेगा नहीं हट, चल भाई साइड में हो जा। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है बेटा। ठीक है, तब जरूरी नहीं कि एवरी कोलिजन इज सक्सेस, नहीं। ठीक है ना, एवरी कोलिजन, हर कोलिजन सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं। हम केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। वापस उसने ट्राई किया, तो इसने क्या किया, वापस इसने बैक अटैक किया और किसी दूसरे को रिक्वेस्ट की। अब ये उसके बातों में आ गया और ये उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और ये देखो बिल्कुल वैसे ही बैठ गया, थोड़ा सा आधा थोड़ा बहुत लटक के जैसे भी करके अपने आप को बैलेंस करके ये न्यूक्लियोफाइल, रेड वाला ये न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। यानी रेड वाले न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इसका जो नेगेटिव चार्ज था
वो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्ट करके और इसके साथ बॉन्डिंग करना स्टार्ट की। अब वही वाली बात, अब क्या कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता जा रहा है। यानी आप जो सीट पे बैठे हुए हैं, या आप नहीं बैठे हैं बुरा मान रहे हो तो कोई दूसरा है, ठीक है, जो कि वो सीट पे बैठा है, वो जो सीट पे बैठा है वो धीरे धीरे पहले से बैठे हुए को धक्का देके खिसका रहा है, उसकी सीट को खुद ऑक्यूपाई करता जा रहा है। जैसे ये देखो, ये रेड वाला न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इससे बॉन्डिंग करता जा रहा है और ये क्लोरीन हटती जा रही है। ये देखो क्लोरीन कहाँ, ये अब ये देखो ये 75% जुड़ चुका है, ये बेचारा 75% रिलीज हो चुका है और फिर इसने इसको इस तरह से कर दिया। तो ये है SN2 मैकेनिज्म। और बीच में जो ये पोजीशंस देखी आपने, बीच में जो ये पोजीशन देखी बेटा, कौन सी, ये वाली, इस जब ये बना, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ट्रांजिशन स्टेट ये एक इंटरमीडिएट बन गई, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट था और ये रही ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, ये देखो ये हो रहा है, ये दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली, ठीक है, ये OH माइनस रेड वाला, ये ब्लैक वाली यहाँ पर जो चमकीली है ये क्लोरीन है, कार्बन को तो मैंने पकड़ रखा है, R और H है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग। तो देखो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग हो रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बनता जा रहा है, ये वाला बॉन्ड बेटा बनता जा रहा है और ये वाला बॉन्ड टूटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तो बन रहा है और ये वाला टूट रहा है, ये OH माइनस है, ये क्लोरीन है, कार्बन ये रहा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग हो रहा है। तो जब किसी इंटरमीडिएट में, जब इंटरमीडिएट स्टेट में साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो और इधर से लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, वो भी sp3 है, बट ये कार्बन sp2 हो जाता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट का एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, अगर मैं उसका 3D व्यू आपको बताऊं तो उसका 3D व्यू क्या होता है, देख जस्ट अ मिनट वेट करो। उसका जो 3D व्यू होता है बेटा, वो ये होता है। इसके 3D व्यू में इसका शेप ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। इसके 3D व्यू में इसका शेप क्या होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। जैसे ही ये अटैक करता है तो ये sp3 कार्बन sp2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरह से है। ये कार्बन की जो 3 वैलेंसीज है, ये वाली वो प्लेन पे आ गई, एक R है, एक H है और एक H है, और ये चल गया। और ये वाला ये वाला स्टेज जो है, अभी आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। एग्जैक्ट ट्रांजिशन स्टेट यही होती है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ बेटा, इस ट्रांजिशन स्टेट का शेप क्या होता है, तो ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट का शेप है वो क्या होता है बेटा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, और ये रहा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, देखो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये sp2 कार्बन है, यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देख लो बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरह से इसका ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, ठीक है ना। और यहां पर ये देखो आप इसका 3D व्यू, ठीक है। तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो गया, ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, ये क्लोरीन हट रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इसके साथ बॉन्ड बनाता जा रहा है, ठीक है। ये अनस्टेबल स्टेट है,
और अब ये कार्बन तो अल्फा कार्बन ये रहा, ये p ऑर्बिटल हो गया बेटा, क्योंकि sp2 में अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, तो p और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है तो उसके एक लोब से यहां से तो नीचे से तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है और ऊपर से न्यूक्लियोफाइल बाहर आ रहा है। तो ये sp2 कार्बन हो गया, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हो गया, और ये जो तीनों वैलेंसी है ये ट्राइगोनल प्लेनर है पर है, ठीक है। ये एल्काइल है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये तेजी से इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और बेचारा लिविंग ग्रुप गया, ठीक है। तो क्लोरीन चला गया, ठीक है। अब क्लोरीन को लगता है कि मैंने न्यूक्लियोफाइल को क्यों जगह दी थी, पर अब हो गया बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर आप ध्यान दो, इस डिस्कशन से बड़ा क्लियर है कि ये न्यूक्लियोफाइल जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्लोरीन को हटा नहीं पाएगा। अगर आने वाला अगर जो पैसेंजर है, जो खड़ा हुआ पैसेंजर है, उसने अगर किसी से रिक्वेस्ट करके उसकी सीट पे थोड़ी सी जगह मांगी और वो बैठा है और वो खिसकने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला स्ट्रॉन्ग है, उसको यूं देख के उसको एक ही बार आंख दिखा देता है और सामने वाले को देखता है कि नहीं मैं इससे नहीं जीत सकता हूं, तो चुपचाप बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद जो बैठा हुआ है वो बोलता है कि मैं अनकंफर्ट हूं, तो मतलब आप साइड में हो जाओ, तो वो वापस उसको खड़ा कर देता है। यानी उस केस में वो वीक था, यानी उस केस में बेटा वो वीक था, ठीक है। तो अब यहां SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन इस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल में एनर्जी कितनी है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल में कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि उसको डिस्प्लेस कर पाए। तो यहां पर जो स्लो स्टेप है आप देखो, ये जो स्लो स्टेप है बेटा, इस स्लो स्टेप में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगी और OH माइनस आयन मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो K आ जाएगा, K इज द रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया वो 1 + 1 = 2 हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज नेचर ऑफ OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यानी आप इस केस में जो पैसेंजर रिक्वेस्ट करके सीट मांग रहा है उसकी ताकत और उसकी नेचर क्या है, और दूसरा जिससे आप जो बैठा हुआ है, जो पैसेंजर बैठा हुआ है जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसकी नेचर और पावर क्या है, उन दोनों पे डिपेंड करता है, यानी दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड करेगी alkyl concentration of alkyl halide and nature of alkyl halide as well as nucleophile, यानी इन दोनों पे डिपेंड। इसीलिए 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई इसका, इसीलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन क्या हो गई, 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आगे मेरी बात समझ में, ये 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों मॉलिक्यूल पे, दोनों स्पीशीज पे डिपेंड करने लग गई। लेकिन ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये अटैक हुआ गया, ठीक है, आपने देखा ना अटैक, तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, दिस इज 1 स्टेप। देखो उसमें क्या हुआ, पहले सीट खाली हुई फिर बैठा, 2 स्टेप, पहले कार्बोनियम आयन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर तो बस बात ही यही है बेटा, देखो A1 ही स्टेप में हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करके बैठ गया, 1 ही स्टेप था बेटा, दिस इज 1 स्टेप, ठीक है। तो यहां पर ये 1 स्टेप मैकेनिज्म हुआ। तो बायोमोलिकुलर 2 ऑर्डर 1 स्टेप। SN2 और SN1 में हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी SN1 की और एक्टिवेशन एनर्जी SN2 की। तो SN2 में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। अभी आपने देखा ना न्यूक्लियोफाइल को काफी ताकत लगानी पड़ती है स्लो स्टेप में बैठे हुए पैसेंजर को हटाने के लिए। तो
अगर हम SN1 SN2 में जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे देखो SN2 क्या था, SN1 क्या था, SN1 यूनिमोलिकुलर था, ये बायोमोलिकुलर है। SN1 वन ऑर्डर थी, ये 2 ऑर्डर है। SN1 जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहां 1 था तो यहां 0 था, यहां दोनों जगह 1 और 1 है। वो बाद में मैं डिफरेंस भी कर दूंगा। आपसे कोई पूछे कि SN1 मोर फास्ट होगी कि SN2 मोर फास्ट होगी, तो SN1 मोर फास्ट होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठा हुआ जा रहा है और जो नया आने वाला बैठ गया, कोई फोर्स नहीं हुआ, कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी भी तरह का टेंशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो क्या एक तरह से रिक्वेस्ट हुई, उसके बाद उसको धक्का लगाया, फोर्स लगा, टेंशन हुई, तो कुल मिला के SN2 स्लो रिएक्शन है एज कंपेयर टू SN1। जिन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के थ्रू पास SN1 जो एल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं वो मोर रिएक्टिव है, जो एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं वो लेस रिएक्टिव है। SN1 में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, SN1 में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन हाई, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, जैसा कि SN2 में आपने देखा ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो SN2 में रिएक्शंस SN2 ऐसे एल्काइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसे एल्काइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन दे रहे हैं वो स्लो है। ठीक है, तो SN1 मोर फास्ट, जो SN1 होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, मोर फास्ट। ठीक है, ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट हैं बेटा। SN1 और SN2 में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अभी बाद में हम वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बिल्कुल पार्टीशन करके एक तरफ SN1 एक तरफ SN2 लिख के डिस्कस भी करूंगा। तो कुल मिला के ये हुआ। अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है तो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, 180 डिग्री पे जिस तरफ से OH जुड़ा हुआ है, जिस तरफ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री पर OH है। ठीक है, लेकिन वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम ये डिस्कस, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि अब हम कैसे पहचाने कि कौन से मॉलिक्यूल SN1 देंगे और कौन से मॉलिक्यूल SN2 देंगे। हाउ टू डिसाइड। ठीक है, हाउ टू डिसाइड। ठीक है, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि गिवन मॉलिक्यूल अंडरगोस SN1 और SN2। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर रहा हूं। हम स्टार्ट करते हैं, ये देखो CH3Cl और CH3CH2Cl, CH3CH, CH3Cl। ये मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से किस पर SN1 और किस पर SN2 होने के चांस हैं। तो ये रेड वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, ये रेड वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। ये न्यूक्लियोफाइल का टारगेट है। तो अगर हम SN2 की बात करें तो ये जो OH माइनस आयन है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, वो इस पे यहां अटैक करेगा। इसी तरह से यहां पर ये OH माइनस आयन यहां पर अटैक करेगा, यहां पर ये OH माइनस आयन यहां पर अटैक करेगा, यहां पर ये OH माइनस आयन है। तो देखो, अगर मैं SN2 की बात करूं तो हमारे इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक मिनट, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। दिस इज द 1 डिग्री कार्बन। ये है सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि दिस कार्बन इज 2 डिग्री है ना। और ये है हमारा
टर्सरी और 3 डिग्री कार्बन। और जरूरी नहीं कि ये CH3 ही हो, ठीक है, कोई कॉमन ले लें तो R हो गया, कॉमन ले लेंगे तो ये R हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, यहां पर मेरा ये क्वेश्चन है कि बैक अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को, तो किस कार्बन पर? CH3Cl पर, CH3Cl के इस टारगेट कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर, RCH2Cl के इस टारगेट कार्बन पर, यहां पर और यहां पर। किस केस में न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करने में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करेगा? आप सोचो, किस केस में न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करने में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करेगा, जहां उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? सोचो बेटा, देखो बेटा, यहां पर जो बैक अटैक होगा वो सबसे इजीली इस पर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहां पर तो देखो, ये टर्सरी की कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये मेरा रेड वाला कार्बन, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, ये रेड वाला कार्बन, और इस पे आगे क्लोरीन का साइज तो मालूम है कार्बन से भी बड़ा होता है, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड। ये नीली वाली क्लोरीन, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ठीक, ये हमारी क्लोरीन, ठीक है। और इधर से एक मिथाइल ग्रुप का साइज, डेफिनेटली उसमें एक एल्काइल ग्रुप का साइज तो क्लोरीन से भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। ये जो ब्लैक वाले हैं, ये क्या हैं? ये जो ब्लैक वाले हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं बेटा, ये हो गए, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये क्या हो गए? एल्काइल ग्रुप हो गए। अब टारगेट कार्बन तो ये है। अब ये 3D में सोचो तो ये तो बिल्कुल अंदर है, ये 3 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने। अब बताओ, इस रेड कार्बन पर इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो ये धनाधन अटैक कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या कुछ क्या ये OH-N? आप 2D में ही समझो, 3D में समझना है तो आप बोलोगे सर यहां से अटैक कर सकता है। बेटा ये स्फीयर है, तो ये यू है, फिर घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको 2D में ही समझो तो भी समझ में आ जाएगा, 3D में समझो तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3D में फिर इनको स्फीयर एज्यूम करो, तो स्फीयर कोई सर्कल थोड़ी होता है। फिर तो ये जो मैंने बना दी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से गोल है, ये तो स्फीयर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां पर बैक अटैक करने में बड़ी परेशानी है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में ये कार्बन तो चारों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस से घिरा हुआ है, ये कार्बन तो चारों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस से घिरा हुआ है। 3 तरफ तो एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है और एक तरफ क्लोरीन का है। ये कार्बन छुपा हुआ है, ये कार्बन छुपा हुआ है। कोई पैसेंजर जिस सीट पे बैठा है उसके चारों तरफ या तो कुछ ऐसा सामान पड़ा है या कुछ लोगों ने उसको घेर रखा है। अब आप उस तक कैसे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आप ड्रम के अंदर छुप के बैठे हो, अब आपको कोई पत्थर मार रहा है तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके चारों तरफ उस ड्रम का स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। आर्मी बंकर बना के और उसमें बैठती है बॉर्डर पे, क्योंकि बंकर चारों तरफ से बंद होता है, तो उस आर्मी पर सामने से जितने भी अटैक होते हैं वो उस अटैक से वो आर्मी मैन इसलिए सेव हो जाता है क्योंकि बंकर में है। बंकर में है मतलब वो स्टेरिक हिंड्रेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस है इस रेड वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर SN2 के चांस है ही नहीं,
ये क्लोरीन हटेगी तो न्यूक्लियोफाइल बैठेगा, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहां पर तो क्या है, अगर यहां पर ये देखें अपन, ये हमारा कार्बन, माना कि क्लोरीन आगे बैठी है, थोड़ी बड़ी है, ठीक है, और ये जो हमारे तीनों हाइड्रोजन है भी छोटे छोटे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक अटैक करेगा तो बहुत सारी जगह है उसको अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले इम्प्रॉपर कोलिजन होगी क्योंकि हाइड्रोजन पे, बाकी ये प्रॉपर कोलिजन हुई हिट सीधा कार्बन पे, ये हुआ हिट सीधा कार्बन पे, ये हुआ हिट कार्बन पे, ये हुआ हिट कार्बन पे, तो यहां पर बैक अटैक सबसे इजीली बैक अटैक यहां होगा, ठीक है। ये इस अटैक के अलावा सारे अटैक सक्सेस हो गए, ठीक है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते थे, कोलिजन थ्योरी में हम क्या पढ़ते थे, याद करो। कोलिजन थ्योरी क्या थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोलिजन थ्योरी क्या थी केमिकल काइनेटिक्स में, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिव कोलिजन। आपने पूछा था सर एक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था एक्टिव कोलिजन आर दोस which have active collisions are those which have क्या, 2 पॉइंट, यानी एक्टिव कोलिजन वो होती है जिनमें ये 2 पॉइंट जो बोल रहा हूं वो सेटिस्फाई होते हों, उसमें 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन में। एक तो कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये देखो ये कोलिजन, ये सारी कोलिजन है प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली, ठीक है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये हाइड्रोजन पे अटैक हो गया, ठीक है, क्योंकि टारगेट कार्बन ये है, यहां पर एक भी प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पा रही है, यानी इस टारगेट रेड कार्बन पे अटैक ही नहीं हो पा रहा, ये सारी इनप्रॉपर कोलिजन है, ये सारी प्रॉपर कोलिजन है। हाँ, अगर कुछ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां है, ये है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल इन जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इनप्रॉपर कोलिजन वाला है, ठीक है। ये सारे इनप्रॉपर कोलिजन्स हैं, ये प्रॉपर कोलिजन्स हैं, इधर ये सारे इनप्रॉपर कोलिजन्स हैं। तो इनप्रॉपर कोलिजन्स का मतलब समझ में आया। देखो केमिकल काइनेटिक्स भी रिवीजन चल रहा है एक तरह से, कोलिजन थ्योरी भी आपको रिपीट कर रहा हूं मैं। चलो अच्छी बात है, प्रॉपर कोलिजन हो गई, यहां हो रही है, चलो ये प्रॉपर कोलिजन है, इसको हटा देता हूं जो प्रॉपर नहीं है, ये सारी प्रॉपर कोलिजन है। अब जब ये प्रॉपर कोलिजन है तो आप ये मत मानो कि इन प्रॉपर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा। नंबर 1 पॉइंट सेटिस्फाइड है कि ये प्रॉपर कोलिजन है। ये कौन सी कोलिजन है? प्रॉपर कोलिजन है। नंबर 1, these collisions are proper collisions। ये वाली क्या प्रोडक्ट बनेगा? जरूरी नहीं, हर प्रॉपर कोलिजन प्रोडक्ट दे दे, जरूरी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये केप ऐसे बंद हो रही है, लेकिन कोलिजन हुई ना, ये कोलिजन ही हुई और फिर बंद हो गया। लेकिन ये देखो ये कोलिजन हो गया, क्यों नहीं बंद हो रहा है? प्रॉपर कोलिजन नहीं। अब बंद होगा, आप सब बोलो यस सर अब तो बंद हो जाएगा। कहां हुआ बेटा, कहां हुआ बेटा? रीजन क्यों नहीं हो रहा है बंद? ये देखो अभी भी बंद नहीं हुआ है, वीकली बाउंडेड था, इसीलिए बंद नहीं हो रहा है कि कोलिजन तो प्रॉपर है पर मैं एनर्जी कहां दे रहा हूं? एनर्जी भी तो चाहिए। ये है, 2 चीजें एक साथ मीट करनी चाहिए, एक तो प्रॉपर कोलिजन एंड एनर्जी, ठीक है, एंड सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी होनी जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सफिशिएंट एनर्जी जरूरी है। आप पैसेंजर के पास में जो बैठा हुआ पहले से पैसेंजर था, उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके हल्का सा जगह तो ले ली, लेकिन उसको रिप्लेस तभी कर पाओगे जब आप में एनर्जी है, बाकी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों हैं तो हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन और एक्टिव कोलिजन।
तो एक्टिव कोलिजन में हमेशा ध्यान रखो दो चीजें मीट आउट करती है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन और कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद आया? थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वही है जिससे वो उसको धक्का देके बाहर फेंक देगा, एक तरह से यूं समझ लो आप। तो एक्टिव कोलिजन का डेफिनेशन क्या था? एक्टिव कोलिजन्स आर दोस व्हिच हैव नंबर 1 कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जब वो न्यूक्लियोफाइल या आप किसी पैसेंजर की सीट पे रिक्वेस्ट करके बैठे तो अब आप में एनर्जी या तो उसके बराबर होनी चाहिए कम से कम, या उससे ज्यादा होगी, ज्यादा ही होनी चाहिए, तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर जाओगे। तो ये है एक्टिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम यहां एनर्जी तो खुद दे सकते हैं हीट करके, लेकिन कोलिजन तो देखो इनके स्टेरिक कंडीशन पे डिपेंड करेगी। जैसे इसकी स्टेरिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहां न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सके। इस टर्सरी एल्काइल हैलाइड की स्टेरिक कंडीशन होता है ना, बहुत बार आप बुक में पढ़ोगे कि ड्यू टू स्टेरिक कंडीशन। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड में OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ड्यू टू स्टेरिक कंडीशन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आगे बात समझ में, दोनों एक बात है। ड्यू टू स्टेरिक कंडीशन, ओके। अब मैं इसको कितनी भी एनर्जी दे दूं, क्या मतलब स्टेरिक कंडीशन ही नहीं है कि ये इस रेड कार्बन पर अटैक कर सके, अल्फा कार्बन पर अटैक कर सके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गई? ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अपनी अपनी जगह पर दोनों ही है, पर प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि प्रॉपर कोलिजन के लिए फेवरेबल कंडीशन बननी चाहिए, जो कि यहां बन रही है। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमने एनर्जी दे दी, तेरे पास OH माइनस आयन एनर्जी नहीं है, ले हम दे रहे हैं तेरे को एनर्जी, चल तू स्टार्ट हो। तो हमने दे दी एनर्जी, हमने लगा दी इसके साथ एनर्जी, ठीक है, हमने इसको कर दिया हीट। अब ये प्रॉपर कोलिजन करके इसको हटा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए? SN2 यहां सबसे ज्यादा फास्ट होगी, SN2 के सबसे ज्यादा चांस यहां होंगे, फिर ये SN2 के चांस कम होते जाएंगे, क्योंकि स्टेरिक कंडीशन इनको बैक अटैक को रिड्यूस करती जाएगी। यहां थोड़ा इसके कंपैरिजन में यहां थोड़ा हिंड्रेंस ज्यादा आ गया, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप आ गया या दो आ गए, तो ये यहां से तो जाएगा नहीं, फिर यहां से जाना पड़ेगा इसको। यहां पर तो तीनों ही आ गए, करेगा कैसे अटैक, जाएगा कैसे यहां पर? तो अब आपको समझ में आ गया कि SN2 मैकेनिज्म कहां होगा। SN2 मैकेनिज्म वहां होगा बेटा जहां पर अल्फा कार्बन स्टेरिक हिंड्रेंस से फ्री हो, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम हो। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज ऑन अल्फा कार्बन एटम। टेंडेंसी और चांस ऑफ बैक अटैक of nucleophile decrease. Chance of back attack of nucleophile decrease. तो chance of SN2 reaction decrease और rate of SN2 reaction डिक्रीज। हमेशा अगर SN2 के जितने चांस कम होते जाएंगे SN1 के उतने बढ़ते जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे।
chance of SN1 reaction increase. अब समझ में आ गया टर्शरी एल्काइल हैलाइड। मैंने जब SN1 लिया था तो इसको लिया था SN1 में, और जब SN2 बात की थी तो इसको लिया था। अब देखो आप अगर जब बुक में क्वेश्चन करेंगे या मैं भी कराऊंगा, आप अलग अलग बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एल्काइल हैलाइड के सेट दे दिए जाएंगे, 5 3 4 5 3 4 5 मॉलिक्यूल गिवन होंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और पूछा जाएगा कि आप इस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर SN2 का बताओ, SN1 का बताओ। ठीक है, अभी तो ये बेटा SN1 SN2 भी आगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में भी चलेगा। अगर आपको SN1 SN2 समझ में आ गया तो ये SN1 SN2 समझ में आने का मतलब ये हो गया कि आपका 70% चैप्टर कंप्लीट। मैं तो कहूंगा 70% से भी ज्यादा कंप्लीट, बिल्कुल ज्यादा कंप्लीट, क्योंकि SN1 SN2 तो पूरा चैप्टर में चल रहा है। खाली एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल तो एक क्लास में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, और फिर ये SN1 SN2 आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो बेटा। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, अभी तो इस क्लास के अलावा 2 क्लास और चलेगी SN1 SN2। आपके माइंड में जितनी भी क्वेरीज आ रही है, जितने भी कंफ्यूजन आ रहे हैं, जितने भी डाउट आ रहे हैं, वो कमिंग 2 क्लास में क्लियर हैं, अगर आप में पेशेंस है तो। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, आप आगे बढ़ जाओगे बेटा। ठीक है, देखो अब मैं जैसे बात करूं, CS3 CS2 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 Cl, ये है मेरा N ब्यूटाइल क्लोराइड, या ये मैं बोलूं 1 क्लोरोब्यूटेन, IUPAC नाम, और एक कॉमन नेम है। मैं बार बार कॉमन नेम इसलिए लिखता हूं, बोलता हूं, ताकि वो याद हो जाए आपको। IUPAC तो सिस्टमेटिक नेमिंग है, बच्चे IUPAC नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, उनको IUPAC नेम में लिखने में दिक्कत नहीं है, कॉमन नेमिंग। CS पे 2 CS3 हो गए, आइसो बन गया, दिस इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये सारे आइसोमर है बेटा। और CS3 CH2 CH CH3 Cl, CH पे 2 CH3 नहीं है, अब अलग है, तो ये हो जाएगा S, ये सेकेंडरी कार्बन, तो S ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये मैंने 4 आइसोमर लिख दिए, किसके? ब्यूटाइल क्लोराइड के, ब्यूटाइल क्लोराइड्स के। इन सब का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C4 C4H9Cl। ठीक है, अब अगर हमको ये बोला जाए कि इसका सीक्वेंसिंग करो SN1 या SN2 का, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि C4H9Cl के सारे आइसोमर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 फॉर्म करो। तो देखो एक ही क्वेश्चन में उसने एक तरह से 2 पॉइंट कवर करे। उसने क्वेश्चन तो हमेशा क्वेश्चन मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी कंसेप्ट होते हैं। अब उसने ये फॉर्मूला दे दिया तो सबसे पहले तो आप इसके 4 आइसोमर बनाएंगे, यानी आपका आइसोमरिज्म कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अब इसको अपन नंबर 1 दे रहे हैं, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, इसको नंबर प्लेस कर दिया 2, इसको नंबर प्लेस कर दिया 3, और इसको नंबर प्लेस कर दिया 4। ये 4 है। अब मैं इसमें बोलूं कि अब मैं अगर, हमेशा ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त
मैंने देखो 4, मैं कैसे कर रहा हूं वो देखो बेटा, 4 सर्कल बना दिए। कितने सर्कल बना दिए बेटा? 4। और मैंने यहां लिख दिया चांस और रेट ऑफ SN2 डिक्रीज। चांस और रेट ऑफ SN2 और ईज ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज। इसका मतलब जो सबसे फास्ट वाला है उसको यहां लिखना है। अब मैंने क्या किया, सपोज हमको SN2 के बारे में ही पूछ रखा है, तो जो सबसे फास्ट SN होगा उसको यहां लिखूंगा। और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही ऐसा ही है, बिल्कुल ब्रैकेट में 1 2 3 4 करके दे देते हैं वो, या ABCD करके दे देते हैं। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, और थोड़ा रेंडमली लिख देंगे, ये यहां लिख देंगे, ये यहां लिख देंगे, ये यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे फास्ट कौन देगा? फर्स्ट। या तो मैंने सीधा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दे दिया, सबसे फास्ट SN2। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है। और प्राइमरी हमेशा प्राइमरी हमेशा क्या देंगे? ये हमारा, ये क्या है? ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। देखो ये भी तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इस कार्बन से भी तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों प्राइमरी हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी को ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों प्राइमरी हैं, पर यहां पर इन दोनों प्राइमरी में भी है ना, जो बैक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो बैक अटैक होगा, ठीक है ना, वो किस पे फास्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल का जो बैक अटैक होगा वो फर्स्ट पर ज्यादा फास्ट होगा, किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल को, अगर मैं ये न्यूक्लियोफाइल ले लूं तो ये अटैक कर रहा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है उसको न्यूक्लियोफाइल को, ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल को आगे जाने से रोकेगा, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। लेकिन यहां पर ये तो इधर है, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों में ये ज्यादा फास्ट SN2 मैकेनिज्म देगा, मोर फास्ट SN2 देगा, जबकि दोनों ही प्राइमरी हैं। ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब ये CH3 और पास में आ गया यहां पर, तो ये तो और ज्यादा पास में आके परेशानी खड़ी कर रहा है। अब तो क्लियर है, मैं और क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? ठीक है, इस थर्ड वाले में तो ये जो, इस थर्ड वाले में तो क्या हो गया, इस थर्ड वाले में तो ये जो है ये और ज्यादा परेशानी करेगा, क्योंकि ये क्लोरीन के ज्यादा नियर है। ठीक है, यानी अल्फा का, तो अब इसको यहां अटैक करने में दिक्कत ही आने वाली है। तो क्या हो गया, हमेशा प्राइमरी, और ये कौन सा है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी यहां आ जाएगा, और ये टर्सरी है, तो पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये आ गया आंसर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया SN1 का SN2 निकाल, सबसे बेस्ट होता है आप SN2 बहुत तेजी से निकाल सकते हो, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फाइंड आउट करना बहुत आसान काम है। स्टेरिक हिंड्रेंस फाइंड आउट करना बहुत आसान काम है। अब उसने कहा नहीं, मैं तो SN2 नहीं पूछूंगा, मैं तो SN1 पूछूंगा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। चांस ऑफ रेट ऑफ SN2 डिक्रीज, तो चांस और रेट ऑफ SN1 इंक्रीज, ये हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 देंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव SN2। प्राइमरी हमेशा SN2 देंगे। प्राइमरी हमेशा क्या देंगे? ये जो प्राइमरी है ये हमेशा SN2 देंगे। सेकेंडरी को अभी साइड में, कंफ्यूज मत करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और टर्सरी हमेशा, ये टर्सरी है, टर्सरी हमेशा SN1 देगा। ठीक है, चांसेस 99% चांसेस SN1, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं 99 हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। रिएक्शन की कंडीशन और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, अदर फैक्टर पे भी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो सीखा है उसके बेस पे बात कर रहे हैं। यहां पर SN2 प्राइमरी पर,
प्राइमरी मतलब SN2, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मतलब SN2, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मतलब SN2, एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा, सारे प्राइमरी SN2 देंगे, लेकिन एक प्राइमरी ऐसा है जो SN2 नहीं देता है। देखो वो कौन सा है? अरे यार ये क्या आ गया सर, इतना बोल रहे थे प्राइमरी SN2, लेकिन ये प्राइमरी देखो SN1, ये प्राइमरी देखो तो SN1 कौन है ये ऐसा? ये है नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियो एमाइल क्लोराइड, पेंटाइल को एमाइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन, टारगेट कार्बन अल्फा कार्बन, पर ये हो गया बीटा कार्बन। ये इतना बड़ा ग्रुप है जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन टेनिस खेलने वाली बॉल है, मान लिया, ठीक है। यानी ये जो सिचुएशन हो गई कुछ इस तरह से हो गई, तो ये खाली एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड कौन सा है? प्राइमरी और 1 डिग्री। नियोपेंटाइल कौन सा है? प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, तो 1 प्राइमरी है ना बेटा। क्या करते हो? ठीक है, जब डायरेक्ट कितने से बढ़े आगे बचे 50 कार्बनों से हमको मतलब नहीं है। ये देखो, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन और एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये कार्बन 2 H एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक क्लोरीन से और एक कार्बन से, तब प्राइमरी। जब एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड हो तब सेकेंडरी। तो ये हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड सिंगल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माना कि ये कार्बन है, ये वाला, ठीक, माना कि क्या है, ये क्लोरीन है और इस पे 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक है, ये रे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये दूसरा ब्लैक वाला कार्बन है, ये ब्लैक वाला कार्बन, ब्लैक थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक रेड कर देते हैं। ये वाला कार्बन हो गया हमारा बीटा कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। और इस पे फिर क्या हो गया? इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं ये 3, ठीक, ये हो गए हमारे मिथाइल, ठीक है, और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो इस वजह से इस कार्बन पर ये जो बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप की वजह से अल्फा कार्बन प्राइमरी होते हुए भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, ठीक है। तो नियोपेंटाइल को छोड़कर बाकी सब प्राइमरी SN2, नियोपेंटाइल क्लोराइड प्राइमरी होते हुए भी SN1, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमको ये देखना है कि SN1 कहां मिलेंगे, कहां SN1 और SN2 नहीं मिलने के चांस है। बहुत कुछ बाकी है, इंतजार करो अगली क्लास का, नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।